पाकिस्तान में 26th अमेंडमेंट 26वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट और फिर नेशनल असेंबली से 2/3 मेजोरिटी लेके बड़े आराम से मंजूर हो गई। ये अमेंडमेंट पास होने के बाद दो पर्सपेक्टिव सामने हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप टेबल की किस साइड पे हैं। अगर आप टेबल की ए साइड पर हैं तो आपके लिए बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन अगर बी साइड पर हैं तो एक सेटबैक है। ए साइड पे इस वक्त है एस्टेब्लिशमेंट की ए और बी टीम, जो कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बनकर खेल रहे हैं। उनके हिसाब से ये कानून की बालादस्ती हुई है और बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट इसका होगा। बी साइड पे है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके लिए ये अमेंडमेंट कुछ हद तक सेटबैक साबित हो सकती है। अभी कैसे सेटबैक होगी इसको वीडियो में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले 26 अमेंडमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 26 अमेंडमेंट बेसिकली जुडिशरी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। सबसे पहले आईनी बेंच की तश्कील। आईनी बेंच जो है वो 5 जजेस पर मुश्तमिल होगी। ये 5 जजेस की तैनाती सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इख्तियार में होगी। सुप्रीम जुडिशल कमीशन 8 अराकीन पर मुश्तमिल होगा। उनमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे और 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। उनमें 2 एमएनए और 2 सेनेट मेंबर्स होंगे। तो इस तरह से 8 मेंबर्स की फॉर्मेशन होगी। साथ साथ आर्टिकल 184 में रद्दबदल करके असखुद नोटिस लेने की जो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी थी वो खारिज कर दी गई है। अब असखुद नोटिस की जो अथॉरिटी है वो आईनी बेंच के पास मौजूद होगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब कोई असखुद नोटिस नहीं ले सकता और किसी इदारे को वो हिदायत नहीं दे सकता। 26 अमेंडमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट। पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तैनाती थी वो सीनियरिटी की बेस पे होती थी, यानी कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उसके नाम का नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जारी करते थे और वो सीनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट हो जाता था। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो अपॉइंटमेंट है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास आ चुकी है, यानी कि 12 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 8 मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होंगे और 4 सेनेट मेंबर्स होंगे। और इन 12 लोगों के पास सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो है वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस के नाम भेजेगा। इन 3 जजेस में से किसी एक जज को 2/3 मेजोरिटी के साथ कमेटी वो नाम प्राइम मिनिस्टर को देगी और प्राइम मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट को देके नोटिफिकेशन जारी करा देगा और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट हो जाएगी। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस अमेंडमेंट के थ्रू रूलिंग पार्टी या रूलिंग गवर्नमेंट ने इस अदलिया के निज़ाम को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा कि पीटीआई के लिए सेटबैक हो सकता है। अभी सेटबैक इसलिए हो सकता है कि पीटीआई की नजरें थी जस्टिस मंसूर अली शाह पे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौर खत्म होगा 25 अक्टूबर को, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन सकते हैं। अगर वो बन जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो 8 फेब के इलेक्शंस के ऊपर ऑडिट हो सकता है, यानी कि पेंडोरा बॉक्स खुलने के चांसेस बन सकते थे, जो कि तहरीक इंसाफ को ऑब्वियसली फायदा देते और सबसे बड़ा थ्रेट होता करंट गवर्नमेंट के लिए। तो करंट गवर्नमेंट ने ये निज़ाम को अपनी गिरफ्त में लेकर 3 सीनियर जजेस के नाम जुडिशल कमीशन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास आएंगे। उसमें जब वोट होगा तो मेजोरिटी से जिसको भी वोट मिलेगा वो चीफ जस्टिस बनेगा। अब अगेन मंसूर अली शाह साहब पे अगर नजर पीटीआई की थी तो गवर्नमेंट बहुत हद तक चांस है कि मंसूर अली शाह को वोट नहीं देगी, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह रेस में जरूर मौजूद हैं, वो दौड़ भी रहे होंगे, लेकिन उनके जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। और खबरें भी यही हैं कि जस्टिस याया आफरीदी के चांसेस हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएं, जिनको मेजोरिटी से वोट मिल जाएंगे। तो पीटीआई के लिए मुश्किलात में कमी तो हो नहीं रही, अलबत्ता मुश्किलात उनकी बढ़ती चली जा रही हैं, उनके लिए सख्तियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। तो एक उनके लिए उम्मीद थी कि काजी फाइज ईसा के बाद जो भी चीफ जस्टिस बनेगा मंसूर अली शाह साहब खास करके, तो वो उनके लिए एक पॉजिटिव साइन लेकर आ रहे थे। बट अगेन ये निज़ाम जिस स्पीड में चेंज किया गया है इसका सबसे बड़ा थ्रेट गवर्नमेंट को था और सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी भी इसमें गवर्नमेंट ही है। इसी तरह अमेंडमेंट में चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के ऊपर भी बात की गई है कि अब वो मुद्दत मुलाजमत 3 साल के लिए रहेगी और रिटायरमेंट एज जो है वो 65 ईयर्स होगी, यानी कि अगर कोई चीफ जस्टिस 60 की एज में चीफ जस्टिस बनता है और वो 3 साल अपना टेन्योर पूरा करता है तो 63 की एज में उसको रिटायर्ड जज कंसिडर कर लिया जाएगा, उसको एक्सटेंशन मजीद नहीं मिलेगी। यानी कि 65 से पहले अगर किसी जज का टेन्योर खत्म हो गया तो वो रिटायर्ड जज कंसिडर होगा। तो ये भी अमेंडमेंट के अंदर एक और पॉइंट ऐड हुआ है। अब इस सब के अंदर आईनी बेंच की जो हमने बात की, अभी वो आईनी बेंच है, पहले आईनी अदालत का कंसिडर किया जा रहा था, बट यू नेवर नो, आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये आईनी अदालत बन जाए और आईनी अदालत बनने के बाद उसका जो सरबराह है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा हो जाए, क्योंकि अभी उनको एक्सटेंशन नहीं मिल सकती, वो ऑलरेडी 65 के होने वाले हैं और साथ साथ उनका टेन्योर भी खत्म होने वाला है। तो हो सकता है, यू नेवर नो, कि अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं है, कोई खबर नहीं है इस तरह की, लेकिन हो सकता है कि आईनी अदालत बन जाए और उसके सरबराह जो हैं वो जस्टिस काजी फाइज ईसा बन जाए, यानी कि फ़र्द वाहिद के पास सारी पावर्स किसी तरह से दे दी जाएँ। जितनी भी ये कानून साजी हो रही है अभी आज की तारीख में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव है, वो एंजॉय भी कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि वो बेनिफिशरी बन रहे हैं। बट अगेन ये पेंडुलम कभी भी शिफ्ट हो जाता है, आज की गवर्नमेंट कल ऑपोजिशन होगी और आज की ऑपोजिशन कल गवर्नमेंट बन जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को जब ये बैकफायर करेगा तो तहरीक इंसाफ ही याद दिलाएगी कि ये सारी कानून साजी आपने की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर कोई हिमायती वोट तो नहीं डाला, अलबत्ता मुखालिफ भी ज़्यादा नहीं रहे, एब्सेंटीज में रहे, कल को इस चीज़ को ये खुद भी इंजॉय करेंगे। ये रूलिंग पार्टी या रूलिंग गवर्नमेंट के पास जब ये अथॉरिटी होगी कि वो चीफ जस्टिस को मुकर्रर करे तो जाहिर है तहरीक इंसाफ भी कल को इस चीज़ को एंजॉय कर सकती है। और अगेन ये जो पार्लियामेंट के पास ये फैसला दिया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वोट डाल सकती है, तो इससे होगा ये कि अगर आप 3 मोस्ट सीनियर जजेस में जब भी कभी शामिल होंगे
तो जाहिर सी बात है कि आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर या आपकी नज़रें गवर्नमेंट की तरफ चली जाएंगी फ़ौरन। उनके केसेस भी आप बड़ी प्यार मोहब्बत से देखेंगे कि गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली आपको वोट डालना है, आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना है। तो ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंटेरियंस की जो वोटिंग है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी कल को क्रिएट कर सकती है। आज की तारीख में मुस्लिम लीग नून इन तमाम कानून साजियों पर बहुत खुश है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको बिग बॉसेस ने नौकरी पर रखा हुआ है। और नौकरी की सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपने अपनी नौकरी की प्रूफ करना होता है अपने काम को। अगर आप काम के नहीं होंगे तो आपको हटा के वो किसी और को रिप्लेस कर देंगे। बस यही बात है कि हर बात को सर झुका के तस्लीम करने में इस वक्त मुस्लिम लीग नून सबसे आगे है, क्योंकि उनको ये प्रूफ करना है कि वो वाकई इस नौकरी के काबिल हैं जो उनको बिग बॉसेस ने दी हुई है। इस अमेंडमेंट में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आर्टिकल 38 एलिमिनेशन ऑफ रिबा, यानी कि सूदी निज़ाम, रिबा का निज़ाम। डेडलाइन दी गई है कि वो जनवरी 1 2028 तक उसका खात्मा कर दिया जाएगा। अब इसमें सोचने वाली बात यह कि कैसे खात्मा किया जाएगा। पूरी दुनिया सूद पे चल रही है, आपका स्टेट बैंक सूदी निज़ाम पे चल रहा है, मुआहदे आपके सूद पे होते हैं, तो कैसे पाकिस्तान से एलिमिनेशन ऑफ रिबा आर्टिकल 38 को पॉसिबल बनाएंगे। बहरहाल ये सारी सिचुएशन, ये सारे हालात, ये सारी चीज़ें किस डायरेक्शन में जाती हैं ये देखना होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन साथ साथ हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान पहले मुखालिफ थे, उनको साथ में अलाइन करने के लिए एक इस्लामिक टच भी ऐड कर दिया गया हो, क्योंकि 3 साल के अंदर सूदी निज़ाम का खात्मा करना प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है जिससे हमें इकनॉमिकली भी फ़ायदा हो रहा हो, और आपके जब मुआहदे और आपकी हर चीज़ उस पर ही चल रही हो, आपका स्टेट बैंक उस पर चल रहा हो, तो कैसे उसका खात्मा करेंगे। तो अगेन ये चीज़ें वक्त बताएंगी। और साथ साथ इसमें अभी बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स थे जो ओमिट कर दिए गए हैं इस अमेंडमेंट के अंदर, और ये फर्स्ट फेज़ कहा जा रहा है कि ये अमेंडमेंट्स का फर्स्ट फेज़ है। हो सकता है कि आगे और फेजेस आएँ, उसमें मिलिट्री अमेंडमेंट भी आ सकती हैं। कुछ अमेंडमेंट जो अदलिया की अभी रोक दी गई हैं, जैसे मैंने बताया आईनी अदालत के ऊपर, वो हो सकता है कि अगली 27-28 जो भी अमेंडमेंट्स आती हैं उसके अंदर शामिल कर ली जाएँ। बहरहाल ये चीज़ें बहुत सारी वक्त बताएंगी कि कहाँ पर जाती हैं, और ओवरऑल जो इसका एक बज़ाहिर नज़र आ रहा है समरी, वो ये आ रही है कि अदलिया के निज़ाम को और ज़्यादा कमज़ोर बना दिया गया है। अदलिया वैसे ही हमारी कमज़ोर थी, कंट्रोल थी, अब कुछ हद तक, पहले एक इदारे से कंट्रोल थी, अब कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन से भी कंट्रोल होगी। तो अदलिया जो है वो हद से ज़्यादा कमज़ोर होती चली जा रही है।